देवकीनंदन जी, शुरुआत आपसे करूंगा क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम इस पर बातचीत कर चुके हैं। एक पूरा सेशन जब हमने इस पर बात की तो आप व्यवहारिकता पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और बहुत मुमकिन है कि इस पर बहुत तेजी से प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते दिखाई दें, उनका कैबिनेट आगे बढ़ते दिखाई दें। क्या हम मानकर चलें कि ये जो टेन्योर है, जैसे कुछ बड़े डिसीजन हुए, 370 जैसा डिसीजन हो, अभी भी बहस होती है उसको लेकर, राम मंदिर जैसा डिसीजन हो, इसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी ऐसा माना जाए कि इस टेन्योर में सबसे बड़ा काम होगा? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन भारत जैसे देश में कोई पहली बार लागू नहीं हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन जब 1962 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ करता था इस देश में। 1962 के बाद ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि जो हमारे राज्य हैं, बीच में कहीं कोई सरकार गिर गई, अब उस जगह चुनाव हुए, इस तरीके से कई स्टेट में चुनाव हुए और वन नेशन वन इलेक्शन जो है एक तरीके से खत्म हो गया। हम इसकी व्यवहारिकता पर बात करेंगे। यही बात व्यवहारिकता की भी है, आगे भी ये समस्या आने वाली है, क्योंकि राज्य सरकारें अक्सर जो है, कोई राज्य सरकार अल्पमत में आ जाती है और गिर जाती है। जितने भी राज्य, जैसे महाराष्ट्र में सरकार गिरी हुई सरकार थी एक तरीके से, और दोबारा हालांकि बीजेपी ने उसमें सरकार बनाई। इस तरह से और राज्यों में, कर्नाटक में हो चुका है, उत्तराखंड में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है। पर उसमें तो प्रावधान दिया गया है ना, ये सारी चीजों पे ही तो मंथन हुआ था। उसमें प्रावधान है कि उतने ही समय के लिए, मान लीजिए 2.5 साल का टेन्योर बचा हुआ है तो 2.5 साल के लिए चुनाव होंगे। नहीं, फिर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? हाँ, ये बात वन नेशन वन इलेक्शन तो नहीं हुआ ना। अगर 2.5 साल के लिए चुनाव हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन मैं मानता हूं। पर देवकीनंदन जी, पूरे देश में ऐसी स्थिति हर जगह बन जाती है ऐसा भी नहीं है। फिर बात यह भी हो रही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो सकता है मजबूत सरकारें मिलना शुरू हो जाए। मैं मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जब हम कोई कानून बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, और जाता ही है, कि कितनी इसकी फिजिबिलिटी है। मुझे अभी भी याद है, एक बड़े नेता ने कहा था, जिस दिन देश में नोटबंदी लागू हुई थी, उस समय अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और एक बड़े नेता ने मुझे बताया, मैं इस पर एक बुक लिख रहा हूं, मैं उसमें लिखूंगा इस बात को, कि अरुण जेटली साहब केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला ले लिया और अरुण जेटली तक को पता नहीं था। ये मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं, ये इसकी सच्चाई है। आज अरुण जेटली जी अगर होते तो जो बात मैं कह रहा हूं आप उनसे पूछ सकते थे। देखिए क्या होता है, हम कुछ सोचते हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत ये अच्छे तरीके से सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं, वो हमेशा बड़ा ही सोचते हैं, कोई छोटी चीज सोचते ही नहीं है। लेकिन व्यवहारिकता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब नोटबंदी इस देश में हुई थी, आप बताइए कितना नुकसान हुआ। आज भी एमएसएमई सेक्टर उससे उबर नहीं पाया। हम अपना कोई फैसला लोगों पर थोपें, देश पर थोपें, और इसका ध्यान न रखें कि इससे देश को क्या नुकसान होने वाला है। मैं आज एक बात कहता हूं, मैं पूरा रिपोर्ट तो मैंने पढ़ा नहीं है, 2029 तक कहा जा रहा है कि इसे लागू किया जाएगा। मैं कह रहा हूं 2029 क्यों? क्या नरेंद्र मोदी जी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब इसे लागू किया जाए? मैं तो कहता हूं आज लागू कर दिया जाए इसको। सारे अभी 2 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, 2 स्टेट में और चुनाव होने हैं, फिर अगले साल फिर चुनाव होने हैं। ये क्या जरूरत है इसको? तो लोकसभा चुनाव से ही तो साल का इंतजार क्यों? सेंट्रिक तो केंद्र के चुनाव को रखकर इंतजार क्यों किया जा रहा है? मतलब हम अपनी सरकार चलाएंगे, दूसरे की सरकार नहीं चलने देंगे। ये मुझे नहीं, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो चलेगी, और बाकी राज्यों में भी जहां जहां चल रहा है वो व्यवस्था चलेगी। लोकसभा चुनाव से ही तो इसको, प्रवीण जी, मैं क्या, हालांकि जब आप बोल रहे हैं ना, मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं।